हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने सॉलिड के क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, इकाई कोष्टिका, क्रिस्टल जालक, उसके बारे में डिटेल से स्टडी की थी। उसका वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण का आधार क्या होता है, हम किस बेसिस पे उसको क्लासिफाइड करते हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं जो क्रिस्टलोग्राफी के कुछ नियम के बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। क्रिस्टलोग्राफी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच, या केमिस्ट्री की वह ब्रांच जहाँ पे जो ठोस होते हैं, ठोस की क्रिस्टलीय संरचना के लिए अध्ययन के लिए यूज लेते हैं, उसको अपन क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन हम करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, वो ब्रांच ही क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। अब हम यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफी, दैट मीन्स क्रिस्टलीय संरचना है, उसके अध्ययन करने के लिए कौन कौन से नियम्स होते हैं उसको अपन फॉलो करते हैं, या उसके लिए क्या क्या नियम्स क्रिस्टलोग्राफी में दिए गए हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, किन वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल के बारे में किस प्रकार के नियमों को, रूल्स को बनाया है, उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, डील करेंगे। यस, तो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। आज का हमारा जो चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है, और चैप्टर का नाम ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यस, चैप्टर हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट है। और टॉपिक आज हम कंसीडर कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के नियम। टॉपिक आज का हमारा है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। यस, क्रिस्टलोग्राफी के नियम, क्रिस्टल विज्ञान के नियम। तो पहला हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम क्रिस्टलोग्राफी के नियमों की अगर बात करें तो क्रिस्टलोग्राफी नियम जो है 3 प्रकार के होते हैं, या फिर यहाँ पे हम अध्ययन जो करेंगे 3 नियमों का अध्ययन करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ लॉज अबाउट द क्रिस्टलोग्राफी वी डील्स इन दिस टॉपिक्स और इन दिस यूनिट। इस यूनिट में हम 3 प्रकार के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो मैं प्रथम कंसिडर करता हूँ क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम। हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ, ये प्रथम नियम है। इस प्रथम नियम का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल, कोणों का स्तरीय नियम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, इसका दूसरा नाम है। ध्यान रखना, इसको और अपन क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल। कोणों के स्थिरता का नियम, इसका मीनिंग होता है कोणों के स्थिरता का नियम। क्या बोलेंगे इसको? कोणों के स्थिरता का नियम या कोणीय स्थिरता का नियम। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोणीय स्थिरता का नियम या कोणों की स्थिरता का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है, गिवन बाय स्टेनो। स्टेनो वैज्ञानिक ने कोणों की स्थिरता का नियम दिया था, या क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक स्टेनो ने।
तो हम लिखेंगे इसमें प्रथम नियम जो है किसने दिया था, गिवन बाय स्टेनो। यस, कणों की स्थिरता का नियम किसने दिया था, स्टेनो ने दिया था। इसका नियम क्या है, स्टेनो ने क्या बताया था, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय कोण, क्रिस्टल के इंट्राफेशियल कोण होते हैं, अंतराफलकीय कोण होते हैं, उनके मान क्या हो सकते हैं, क्या एक ही क्रिस्टल के, एक ही प्रकार का क्रिस्टल लिया है और उसकी भौतिक अवस्थाएं समान रखते हैं उस क्रिस्टल की, तो क्या इसके इंट्राफेशियल एंगल होते हैं, अंतराफलकीय कोणों में क्या परिवर्तन आता है या नहीं आता है, आता तो कैसे आता है, नहीं आता तो किस प्रकार नहीं आता, उसके बारे हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि किसी एक ही पदार्थ, ये नियम क्या है, स्टेनो ने क्या बताया था क्रिस्टल के अंतराफलकीय कोणों के लिए, इसका नियम क्या है, अगर हम नियम की बात करें, यदि किसी एक ही पदार्थ की समान भौतिक परिस्थितियों में भिन्न भिन्न क्रिस्टलों में उनके अंतरापृष्ठीय कोण सदैव समान रहता है। सदैव समान रहता है मतलब अपरिवर्तित रहता है। यस, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम। हम यहाँ पे और इसको डिटेल से समझने के डायग्रामेटिकली इसको स्टडीज करेंगे, डायग्राम के थ्रू इसको समझ रहे हैं। यस, देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रथम नियम की अपन बात कर रहे हैं। अगर मैं एक ही प्रकार के क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ही प्रकार के क्रिस्टल को कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने एक क्रिस्टल लिया, इस क्रिस्टल में एज लेंथ वगैरह जो अलग अलग हो सकती है, और यहाँ पे ये जो कोण है मैंने लिया है इंट्राफेशियल एंगल। ये दो फेस है, दो फेसों के मध्य का जो एंगल होता है उसको अंतरापृष्ठीय एंगल बोलते हैं, इंट्राफेशियल एंगल बोलते हैं, इंट्राफेशियल कोण बोलते हैं। तो ये मैंने लिया है इंट्राफेशियल एंगल फर्स्ट, जिसको सपोज मैंने थीटा माना है, इसको बोलते हैं इंट्राफेशियल एंगल। यस, अब मैं एक दूसरा टाइप्स का क्रिस्टल और ले रहा हूँ, यानी क्रिस्टल जिसकी संरचना थोड़ी सी अलग है तो हेक्सागोनल टाइप का ही, लेकिन इसमें एज लेंथ की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे ये लंबाई और क्रिस्टल लंबाई जिसको बोलते हैं, ये लंबाई क्या है, अलग है। तो यहाँ पे मुझे ये एंगल मिला है इंट्राफेशियल एंगल। सपोज मैंने इसका क्या कंसिडर किया है, मैंने थीटा डैश लिया। यस, और दूसरा मैं ले रहा हूँ ये क्रिस्टल लिया और इसमें इंट्राफेशियल एंगल मैंने थीटा डबल डैश लिया।
जब ये 3 प्रकार के क्रिस्टल लिए हैं, 3 प्रकार का मतलब होता है 3 अलग अलग आकृतियों के क्रिस्टल अपने कंसिडर किया। ये तीनों क्रिस्टल, इनकी आकृति क्या है, अलग अलग है। प्रकार एक है। प्रकार एक का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले रहा हूँ तो ये भी क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का है, ये भी क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड है, ये भी क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का है। लेकिन यहाँ पे इस क्रिस्टल की आकृतियाँ क्या है, भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं। यस, इनकी आकृतियों की मैं बात करता हूँ, भिन्न भिन्न आकृतियाँ हैं। भिन्न भिन्न आकृतियाँ क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पैरामीटर जो मिल रहे हैं हमें, क्या मिला है, ये वाले पैरामीटर। यस, क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस जो मिले वो क्या मिले हैं, अलग अलग मिले हैं। ये भिन्न भिन्न क्रिस्टल है। यस, जब यहाँ पे एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न अलग अलग क्रिस्टलों की मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलने वाले इंट्राफेशियल एंगल जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, थीटा डैश बराबर थीटा डबल डैश। यही क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम कहलाता है। किसने दिया था, स्टेनो ने दिया था। स्टेनो ने यहाँ पे चट्टानी नमक है, रॉक सॉल्ट है, चट्टानी लवण जो है रॉक सॉल्ट है, उसको अलग अलग परिस्थितियों का मतलब होता है अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, अलग अलग प्रकार की चट्टानों से उसको कलेक्ट किया है तो नमक ही, लेकिन कलेक्ट जिस जगह से किया वो जगह अलग अलग है, मतलब चट्टान है वो क्या है, अलग अलग है। तो उसने अलग अलग चट्टानों के जो सैंपलों को लिया, उन सैंपलों के सॉल्ट की क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज़ की। क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज़ करने की ड्यूरिंग उसने क्या पाया, उसने ये पाया जो अलग अलग चट्टानों से उसने जो नमक प्राप्त किया था, रॉक प्राप्त किया था, उसके इंट्राफेशियल एंगल क्या मिलते हैं, उसको समान मिलते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए, भौतिक अवस्था समान रखनी है। अगर भौतिक अवस्था का मतलब भी हमने तीनों टाइप की जो सैंपल लिए है रॉक सॉल्ट के, तो तीनों प्रकार के सैंपल की भौतिक अवस्था मतलब ठोस है तो ठोस ही लेना है, ये भी ठोस लेना है, ये भी ठोस लेना है, ये भी ठोस लेना है। यस, भौतिक परिस्थितियाँ हमें समान रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। भौतिक परिस्थितियों में अपन उसकी भौतिक अवस्था को लेते हैं, दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, यानी तापमान कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं अपन ताप चेंज करेंगे, समान ताप और समान दाब पर हम जब इसका अध्ययन करते हैं क्रिस्टलोग्राफी में तो इसके इंट्राफेशियली कोण समान मिलते हैं। इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इंट्राफेशियल एंगल। यस, कोणों का समान मिलना, इंट्राफेशियली एंगल्स होते हैं समान मिलते हैं। ये हम अध्ययन करते हैं, किसके अनुसार करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी के अकॉर्डिंग इसकी स्टडीज़ करते हैं, और यही फर्स्ट लॉ होता है क्रिस्टलोग्राफी का। यस, प्रथम नियम के बाद हम चलते हैं सेकंड नियम के साथ। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी का द्वितीय नियम। यस, क्रिस्टलोग्राफी के द्वितीय नियम की बात करें, इसको अपन बोलते हैं परिमेय घातांक नियम। इसका नाम क्या है, परिमेय घातांक नियम। यस, लॉज ऑफ रैशनल इंडिसेस, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। क्रिस्टलोग्राफी का द्वितीय नियम
देखिए, आपको जो एग्ज़ाम में पूछते हैं इस टाइप से पूछते हैं परिमेय घातांक नियम क्या है। ऐसा नहीं पूछते कि क्रिस्टलोग्राफी का द्वितीय नियम बताइए, प्रथम नियम बताइए, या प्रथम नियम के बारे में पूछा तो आपको पूछते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी का स्थिरकोणीय नियम क्या होता है। यस, तो यहाँ पे ये जो है इस नियम को अपन बोलते हैं परिमेय घातांक नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। अगर मैं इस नियम की बात करता हूँ, ये नियम जो दिया था वैज्ञानिक के नाम की बात करता हूँ, गिवन बाय वेस एंड मिलर। ये नियम जो दिया था किसने दिया था? वेस एवं, हिंदी में इसको वाइस का कैसा है, वाइस एंड मिलर। तो वेस एंड मिलर ने ये नियम दिया था, कौन सा? परिमेय घातांक नियम। ये नियम क्या है, इस नियम के बारे में हम देखते हैं। क्रिस्टल के बारे में, जो क्रिस्टलीय संरचना है क्रिस्टल के बारे में ये नियम क्या बता रहा है, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं। अगर हम इस नियम को कंसिडर करें, ये नियम क्या कह रहा है? जब हम किसी क्रिस्टल की पृष्ठीय जो फेसेस होती है, क्रिस्टल में अलग अलग फेसेस होती है, क्रिस्टल के आकार पे डिपेंड करती है वो क्रिस्टल किस टाइप का, उसके अनुसार उसमें नंबर ऑफ फेसेस होती है, पृष्ठ होते हैं, वो भी चेंज होते हैं, परिवर्तित रहते हैं। यस, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब किसी क्रिस्टल के पृष्ठों के क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, हम यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट जो कंसिडर करते हैं, एक्स, वाई और जेड, ई कोऑर्डिनेट, जिन एक्सिस के अलोंग हम इसको ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं उसके क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। जब हम इन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल के पृष्ठों के क्रिस्टलोग्राफी अक्षों के ऊपर अंतःखंड या सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, उस केस में ये सेगमेंट हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? हमेशा एकक या इकाई खंड के रूप में प्राप्त होते हैं, या फिर ये किसी सिंपलर होल नंबर गुणांक के रूप में मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी का प्रथम नियम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। यस, यदि हम क्या करते हैं, किसी क्रिस्टल के विभिन्न पृष्ठों के लिए अंतःखंड, अंतःखंड खींचे तो ये हमेशा इकाई अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड के रूप में होंगे, या फिर ये किस रूप में होंगे? उनकी समाकलन पूर्ण संख्याओं के गुणज के बराबर। यस, ये समझिएगा, यदि हम किसी क्रिस्टल के विभिन्न पृष्ठों पे अक्षीय अंतःखंड ड्रॉ करें, खींचे, तो ये अक्षीय अंतःखंड हमेशा इकाई अंतःखंड के बराबर या फिर उसकी समाकलित पूर्ण संख्याओं के गुणनखंड या गुणनफल के बराबर होते हैं। इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी का द्वितीय नियम या फिर परिमेय घातांक का नियम। इसको अपन कंसिडर करते हैं क्रिस्टलोग्राफी का द्वितीय नियम या फिर परिमेय
घातांक का नियम कंसिडर करते हैं। यस, आगे इसमें करेक्शन इसको करके और किया था, मिलर ने इसके बारे में और इसको डिटेल से देखा था। तो फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे ये जो कंसिडर कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया था ओनली, लेकिन इसमें करेक्शन करने के बाद दोनों ने साथ में मिलके इसी को ही वापस किया था, तो इसको दोनों का नाम यूज लेते हैं। यस, अब देखिए इसमें क्या होता है, किस टाइप से इसको समझा सकते हैं उसके बारे में अगर हम स्टडीज़ करें। किसी क्रिस्टल की स्टडीज़ के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं हम। क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस ले रहा हूँ। ये मैंने क्या किया है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ओरिजिनेट पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु। हमें पता है हम किसी भी क्रिस्टल की स्टडीज़ के लिए 3 कोऑर्डिनेट, 3 अक्षीय निर्देशांक जिसको कंसिडर करते हैं, ये मैंने लिखा एक्सियल कोऑर्डिनेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेट में ये कंसिडर कर रहा हूँ, दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस, तीसरा जो है वाई एक्सेस में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट ही हो गया। अगला मैं कोऑर्डिनेट ये ले रहा हूँ, और थर्ड जो कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहा हूँ मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। ये तीनों क्या है, इसको अपन तीनों को मैं बोलता हूँ क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट। क्रिस्टलोग्राफी अक्षीय कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को x कंसिडर कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट मेरा y है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, z है। इसको हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफी कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। क्रिस्टलोग्राफी एक्सियल कोऑर्डिनेट। यस, सपोज इस क्रिस्टलोग्राफी एक्सियल कोऑर्डिनेट का ओरिजिनेट पॉइंट ओ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये ओरिजिनेट पॉइंट मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ओ कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, अंतखंड है उसको ड्रॉ करता हूँ, और अंतखंड का मुझे रेशियोस यहाँ पे देखना है। यस, एक मैंने ये अंतखंड लिया है, एक ये ले रहा हूँ, एक ये ले रहा हूँ। समान दूरी पे कंसिडर करते ही अंतखंड हमेशा इकाई के रूप में आने चाहिए। इस अंतखंड को एक को मैं कंसिडर करता हूँ m। अगर ये मेरा अंतखंड m है, ये कौन है, n, और ये कौन है, ln। ये अलग अलग, इसको अपन बोलते हैं पृष्ठीय अंतखंड बोलते हैं। ये एक पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ है, और ये अंतखंड हमें मिल रहे हैं, पृष्ठों पर मिल रहे हैं, इसलिए इसको अपन कंसिडर करते हैं पृष्ठीय अंतखंड। अब इस पृष्ठीय अंतखंडों को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, मिला देता हूँ। मुझे इसके अनुपात के बारे में देखना है कि इसका मुझे अनुपात हमेशा किस में मिलेंगे। ये पृष्ठीय अंतखंड को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसको ज्वाइन कर दो। अब हम यहाँ पे इसके मध्य जो इसके मिड पॉइंट पे सेगमेंट बनाते हैं। इसका मिड पॉइंट पे मैं सेगमेंट कंसिडर करता हूँ ए, बी और सी। अगर मैं इसको ए लेता हूँ, ये मैं बी ले रहा हूँ, और ये क्या है, सी है, और इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। अब मिलर ये जो यस मिलर एंड वेन इंडिसेस क्या बताते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रिलेशन की अगर बात करें, यहाँ से लेके ओ ए है, ओ ए को मैं कंसिडर करता हूँ, ए ले रहा हूँ। यस, ओ ए जो इंट्राफेशियल सेगमेंट है, इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ओ ए कंसिडर कर रहा हूँ।
OC को मैं C ले रहा हूँ और OD को मैं क्या ले रहा हूँ, स्मॉल b कंसिडर कर रहा हूँ। यस, स्मॉल b कंसिडर कर रहा हूँ। अब हमें जो OL जो मिलेगा ये किसके बराबर मिलेगा? अगर इस सेगमेंटों की मैं बात करता हूँ, OL की अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसके बराबर मिलेगा? इसका अनुपात की मैं बात कर रहा हूँ। OL इक्वल क्या मिलेगा? AL के बराबर मिलेगा। OM किसके बराबर मिलेगा मुझे? इक्वल B MB के इक्वल मिलेगा। एंड OC मिलेगा, क्या मिलेगा? इसका अनुपात मुझे क्या मिलेगा? CN के इक्वल मिलेगा। NCA की बात है। यस, अब इनके अनुपात की बात करूं मैं, मिलर इंडिसेस में इसके अनुपात की मैं बात करता हूं, इसका रेशियो जो मिलता है अनुपात की मैं बात करता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? ये जो है मैं इसको ले सकता हूं 1:1 B 1C, और इसके अनुपात की मैं बात करता हूँ, क्या मिलेगा? 1:1 के रूप में। इसको हम बोलते हैं मिलर द्वितीय नियम, परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम। यहाँ पे सपोज हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको अपन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब होता है एक क्रिस्टल जो है, इसका पृष्ठ अंतःखंड में सेगमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ से इसको छोड़ के ये कंसिडर कर रहा हूँ। उस केस में इस वाला जो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो मुझे इसका मैं अनुपात की बात करूँगा तो क्या मिलेगा? 1A 1/2 B अनुपात 1C, दैट मीन्स इसका रेशियो मुझे क्या मिलेगा? 1:2:1 मिलेगा। किस केस में? जब यहाँ पे M पॉइंट को ये वाला सेगमेंट में छोड़ के इसका क्या करता हूँ? मिड पॉइंट कंसिडर करता हूँ। पृष्ठ सेगमेंट का मैं मिड पॉइंट कंसिडर करता हूँ। उस केस में दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के हाफ हो जाती है। मैंने B सेगमेंट जो कंसिडर किया है, क्या आ जाएगा? 1/2 का अनुपात आ जाएगा। यस, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये जो मैं घातांक मिली इसको बोलते हैं वेस घातांक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? वेस घातांक। यस, अब वेस के बाद में कौन आता है? मिलर आता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे वेस और मिलर ने एक साथ में दिया था। इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि ये घातांक जो होता है, वेस घातांक जो होता है, ये क्या बता रहा है यहाँ पे? ये सेगमेंट्स होता है, सेगमेंट के अनुपात जो फ्रैक्शन के रूप में बता रहा है, मतलब ये डेसिमल के रूप में, पूर्णांक के रूप में नहीं बता रहा है। यस, यहाँ पे ये जो घातांक मिली हो, क्या मिली है? पूर्णांक के रूप में नहीं मिली है। ये उसकी कमी थी। तो यहाँ पे मिलर ने क्या किया? यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर मैं मिलर की बात करता हूँ तो मिलर ने क्या किया? इसमें करेक्शन करके ये जो वेस घातांक है इसको पूर्णांक में परिवर्तन किया। उसने बताया कि ये घातांक हमेशा क्या होती है? पूर्णांक में होती है। पर्टिकुलर किसी, और इसको पूर्णांक में परिवर्तित कैसे करते हैं? पर्टिकुलर हम किसी स्मॉलेस्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके उसको पूर्णांक के रूप में करते हैं। एक गुणांक को मल्टीप्लाई करके पूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कन्वर्जन के लिए पूछते हैं। ये वेस घातांक आपको दे रखा है, इसको क्या करना है? मिलर घातांक में चेंज करना है, मिलर इंडिसेस में इसको चेंज करना है, मिलर रेशनल नंबर में इसको चेंज करना है, या मिलर अंक के रूप में, गुणांक के रूप में चेंज करना है। यस, घातांक कह सकते हैं या गुणांक के रूप में। घातांक की जगह में गुणांक शब्द लिखूं तो अच्छा रहेगा। यस, अब ये मिलर गुणांक क्या होता है, कहाँ काम आता है? जब वेस घातांक क्या होती है? अपूर्ण संख्या के रूप में होती है। इसको पूर्ण करने के लिए पर्टिकुलर किसी एक स्मॉलेस्ट, सबसे सूक्ष्म, तो सबसे छोटे नंबर के इसको क्या किया जाता है? वेस घातांक को गुणा करके उसको पूर्णांक में परिवर्तन करना। कहाँ काम आता है? इसको वेस घातांक
स्मॉलेस्ट पूर्णांक से गुणांक कर। पूर्णांक अनुपात में परिवर्तित करना। पूर्णांक संख्या में या अनुपात कह सकते हैं। करना। यस, अब देखिए इसको समझे, कैसे इसको समझे। अगर हमें और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ये मिलर गुणांक व्यस्क घातांक का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस बात का ध्यान रखना। मिलर गुणांक व्यस्क घातांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल इजी वे है। हमें क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, हमें दिया होता है व्यस्क घातांक दिया होता है, इसको मिलर गुणांक में परिवर्तित करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट जो है 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस की मैं बात करता हूँ, 3 एक्सेसोग्राफी एक्सेस के ऊपर मुझे पृष्ठीय अंतःखंड अलग अलग मिले हैं। यस, ये मुझे क्या मिले हैं, पृष्ठीय अंतःखंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड। इसको मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस। जो वेस ने बताया था, क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस के ऊपर व्यस्क घातांक हमें क्या मिले हैं, अंतःखंड है, उसका अनुपात मुझे क्या दे रखा है, सपोज मुझे दे रखा है 1:2:1 दे रखा है, 1:2:1, और ये किस रूप में दे रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमारा व्यस्क घातांक है। क्या बोलेंगे इसको, व्यस्क घातांक। अब इस व्यस्क घातांक को मुझे क्या करना है, मिलर गुणांक में चेंज करना है। क्या करना है, मिलर गुणांक में चेंज करना है। हमने यहाँ पे लिखा क्या है, मिलर गुणांक हमेशा व्यस्क घातांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या है, 1/1। इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/2। इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/1। फिर हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पूर्णांक से इसको, सबसे छोटे गुणांक से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें ये सिंपल अनुपात के रूप में मिले। तो मैं इसको किससे, इन सभी तीनों संख्या को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगले स्टेप में लिख देते हैं 1/1, 1/2 और 1/1 है। इसको मैं क्या करता हूँ, तीनों पदों को 2 से मैं गुणा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, 2 से गुणा कर देता हूँ। क्या मिला मुझे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ये जो अनुपात मिल रहा है, इस अनुपात की अगर मैं बात करता हूँ, मुझे अनुपात क्या मिला है, 2:1:2। यही मिलर गुणांक है, मिलर अनुपात इसको बोलेंगे। ये व्यस्क गुणांक था, व्यस्क घातांक था, और यही हमारा क्या है, मिलर अनुपात है। मिलर अनुपात कहेंगे या मिलर गुणांक बोलेंगे। यस, तो व्यस्क घातांक को हम चेंज करते हैं किसमें, मिलर गुणांक के अनुपात में। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने यहाँ पे लिया है 1:2:3। ये हमारा क्या है, व्यस्क घातांक।
वेश घातांक कह सकते हो, वेश अंक कह सकते हो, एक ही बात है। घातांक कह सकते हो, वेश अंक है। वेश अंक को हमें क्या करना है, मिलर गुणांक में चेंज करना। तो पहला काम हमारा क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रमानुपाती करना है। तो मैंने कर दिया 1/1, 1/2, 1/3। व्युत्क्रमाणु करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे ये अनुपात वाला रेशनल नंबर वो समाप्त हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 3 दूनी 6, मैं क्या करूँगा 6 से इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूँगा। 1/1, 1/2, एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद में मल्टीप्लाई मैं कैसे करूँगा, तीनों संख्याओं को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या मिला है, 6 अनुपात कट जाएगा 3, अनुपात क्या मिलेगा 2। यही हमारा क्या है, मिलर गुणांक या मिलर संख्या इसको बोलेंगे। ये क्या है, दिस इज अ मिलर गुणांक या मिलर संख्या। इसको अपन बोलेंगे मिलर गुणांक या मिलर संख्या। ये हमें दी हुई क्या है, वेश घातांक या वेश संख्या। इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंडली में हम हमेशा वेश संख्या वेश घातांक दी होती है, इसको हमें चेंज करना होता है, परिवर्तित करना होता है किसमें, मिलर गुणांक में। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यस, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आता होगा। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।